नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित दुबे। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है और इस मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपको इनके बारे में परिचय बता दूं, हालांकि परिचय के किसी मोहताज नहीं है, लेकिन ब्रीफ में अगर हम बात करें तो 27 सालों तक जिन्होंने एनएचआरसी में देश की सेवा की। इसके साथ ही अगर हम इनके एनएचआरसी के सफर की बात करें तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार के रूप में इन्होंने एनएचआरसी ग्रुप में कार्य किया और अब एज अ लॉयर, जी हाँ, एज अ वकील सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर ओपी व्यास सर हमारे साथ हैं। सर का स्वागत है एपी न्यूज में। सर नमस्कार अमित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको और आपके माध्यम से जितने आपके श्रोता हैं जी, उनको अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि हमारे देश में जी, मानव अधिकारों की जो संस्कृति है वो फले फूले और लोगों का जीवन सुखमय हो, यही मैं प्रार्थना करता हूं। सर शुरुआत चूंकि आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है तो इसी से करते हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, क्यों इस दिवस को मनाया जाता है? अमित जी, आपने देखा होगा कि विगत जो शताब्दी थी जिसमें मानव जाति ने बहुत त्रासदियां झेली। प्रथम विश्व युद्ध में व्यापक जनधन की हानि हुई। उसके बाद में जो विश्व बिरादरी थी उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लीग ऑफ नेशंस भी द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाई। अच्छा जी। और आप यदि दोनों विश्व युद्ध के अंदर आप जनधन की यदि हानि देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो कैजुअलिटी हुई वो सिविलियंस की हुई जी। और जो वर्स्ट सफरर्स जो हुए, जिन्होंने सबसे ज्यादा दंश झेला इसका, वो महिलाएं और बच्चे थे जी। तो पूरी विश्व बिरादरी फिर बैठी और उन्होंने ये निश्चय किया, ये सोचा, डेलिब्रेट किया उन्होंने कि यदि ऐसे ही हम आपस में लड़ते रहे, ऐसे ही युद्ध चलते रहे तो मानव जाति का जो अस्तित्व है वो ही समाप्त हो जाएगा जी। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अब आपने मानव अधिकार दिवस के बारे में मेरे से स्पेसिफिकली पूछा है तो इसलिए पृष्ठभूमि बताना जरूरी है। 1948 में आज ही के दिन 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ में मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है वो स्वीकार किया विश्व बिरादरी ने। और 10 दिसंबर का दिवस इसीलिए पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे भारत में भी बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। महामहिम राष्ट्रपति जो हैं जी, वो उसमें अपना संबोधन देंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ये कार्यक्रम है। अच्छा जी। सर इसी में हम अब बात करते हैं भारत की, चूंकि आपने जान लिया कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस क्यों मनाते हैं और इसके पीछे का सर ने पृष्ठभूमि बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अब हम सर बात करते हैं कि अपने यहाँ भी एनएचआरसी है, तो एनएचआरसी क्या है और इसको क्यों बनाया, इसका उद्देश्य क्या था? अमित जी, आपके मैं प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं श्रोताओं की जानकारी में एक चीज और बता दूं कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक घोषणा पत्र है मानव अधिकारों का, इसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यूडीएचआर है, यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जी। हंसाबेन मेहता जी हमारे देश की प्रतिनिधि थी संयुक्त राष्ट्र संघ में जब इसका मसौदा लिखा जा रहा था। अच्छा जी। और तो इसका जो मूल मसौदा था उसके पहले आर्टिकल में लिखा हुआ था ऑल मैन आर बोर्न इक्वल, फ्री एंड इक्वल। बिल्कुल बिल्कुल सर। उन्होंने कहा महिलाएं और बच्चे कहाँ जाएंगे? हाँ। हंसाबेन मेहता के कारण जो भारतीय महिला थी, उन्होंने इसको चेंज करवाया, परिवर्तन करवाया और उसमें यह आया ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। तो यहाँ से शुरुआत हुई। अब आप देखेंगे कि उस समय हमारे देश में संविधान लिखा जा रहा था। आज हम हमारे मूलभूत अधिकारों की बात करते हैं। आप देखेंगे कि इस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का कितना बड़ा योगदान हमारे संविधान के निर्माण के अंदर रहा जी। तो इस तरह से उसके बाद में ये इसको हम कह सकते हैं कि गीता है ये एक तरह से मानव अधिकारों का। ये पहला जो है वो ग्रंथ है मानव अधिकारों के ऊपर। अब आपने मानव अधिकार आयोग की स्थापना के बारे में मेरे से प्रश्न पूछा। देखिए, ऐसा है, विश्व के विभिन्न देशों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। 1993 में भारत की संसद ने कानून पास किया और उसका नाम है, उस कानून का, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। हिंदी में हम कहें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसके तहत भारत की सरकार ने, भारत की संसद ने जो कानून पास किया, उन्होंने ऐसा मानव अधिकार आयोग बनाया जो सरकार के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है, ऑटोनोमस बॉडी है जी। ये कोई सरकार का विभाग नहीं है। अच्छा। तो और इसकी
बड़े बहुत खूबसूरती के साथ इसकी संरचना की गई। हाईएस्ट लेवल की जो कमेटी, जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके सदस्यों में गृह मंत्री आते हैं, जिसमें विपक्षी दलों के नेता आते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर इस तरीके की कमेटी बनाई गई है ताकि वो अध्यक्ष और सदस्यों का वो चुनाव जो है उसमें नियुक्ति उनकी वो प्रक्रिया उस तरीके से हो, उनका सिलेक्शन उस तरीके से हो। तो सर एनएचआरसी का उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, किस प्रकार से अपने कार्यों को, या यूं कहें कि इसको मानवाधिकारों का प्रहरी कहा जाता है, तो ये कैसे अपने कार्यों करती है? ऐसा है जी अमित जी, बहुत सुंदर प्रश्न आपने। इसको मैं संक्षिप्त में आपको इस तरह से बताऊंगा कि प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये इसकी बेसिक जो है ना वो थीम है कि मानव अधिकारों का ये प्रमोशन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा उनको। तो जितने भी मानव अधिकार के हनन के जो प्रकरण हैं, मानव अधिकारों का हनन होता हो या जो लोक सेवक अपना कार्य उन हनन को रोकने में नहीं कर पा रहे, उन सभी प्रकरणों के अंदर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्यवाही करता है। कुछ सर एग्जाम्पल देंगे कि किस प्रकार के मामले होते हैं हनन में, जो कि मतलब कि जिसके लिए मतलब कि लोग इसमें कंप्लेन कर सकते हैं, किस प्रकार कुछ, क्योंकि मैंने पढ़ा था 130 से ज्यादा मामले होते हैं जो एनएचआरसी खुद देखता है उस चीज को, एनएचआरसी, तो उसमें से कुछ मामले हों जिसके लिए मतलब कि लोगों को भी हम बता दें कि किन किन मामलों पे एनएचआरसी एक्शन इस प्रकार से ले सकता है। देखिए, जो प्रकरण है जिनमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है वो कार्रवाई करता है जी, उसमें वायलेशन जो है वो है तो राइट टू लाइफ का, लिबर्टी का, इक्वलिटी का और डिग्निटी का, इनका यदि वायलेशन यदि होता है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्रवाई करता है। कार्रवाई दो तरीके से होती है जी। एक तो ये होती है कि मान लीजिए जैसे आप पत्रकार हैं जी, अब आपका समाचार पत्र है, आपका टीवी चैनल है, उसमें कोई मानव अधिकार हनन का एक संवेदनशील प्रकरण आया जी, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को यह अधिकार है कि वो स्वतः संज्ञान ले ले उसके ऊपर, जिसको सुओ मोटो कॉग्निजेंस बोलते हैं। तो अनेकों प्रकरण ऐसे हुए हैं कि जिसमें आप रोजाना अखबारों में इनमें भी देखते होंगे कि जो अति संवेदनशील, अति महत्वपूर्ण जो जी इस तरह के प्रकरण है जिसके अंदर हमारी आत्मा जो है वो हिल जाती है, कचोटती है, उसमें स्वतः संज्ञान लेते हैं। ये तो पहली श्रेणी हुई। दूसरे में पीड़ित की तरफ से कोई परिवाद हो, अच्छा, या पीड़ित की तरफ से किसी और ने किया हो परिवाद, एक तो विक्टिम खुद हो गया, बिल्कुल, एक उसके बिहाफ पे हो गया, जैसे एनजीओज भी करते हैं। तो मानव अधिकार उल्लंघन के ऐसे मामले सुओ मोटो कॉग्निजेंस के अलावा जिनमें परिवार आते हैं, उनके अंदर आयोग जो है वो संज्ञान लेता है और कार्रवाई करता है। सर अगला प्रश्न था कि मेरा कि चूंकि आपने बताया कि किन किन मामलों में हस्तक्षेप या यूं कहें कि जांच कर सकती है मानव अधिकार आयोग। अब हम जानना चाहें कि अगर कोई इंसान, आम इंसान की बात करें, अगर वो किसी मामले को लेके, किसी अपने अधिकारों के हनन को लेके कंप्लेन करना चाहता है मानवाधिकार आयोग में, तो वो किस प्रकार से करेगा, कोई तरीका? बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, क्योंकि जितने श्रोता हैं ये उनसे सीधा सा जुड़ा हुआ भी है कि हम इतनी बात तो कर रहे हैं लेकिन इस चीज को एग्जीक्यूट कैसे करें, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू एक्शन। बिल्कुल। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में परिवाद करने का कोई निर्धारित प्रोफॉर्मा नहीं है। अच्छा जी, कि साहब इस तरह से आपको उस प्रोफॉर्मा के अंदर ही करना है। कोई भाषा निर्धारित नहीं है, आप अंग्रेजी में करें, हिंदी में करें, आप तेलुगु में करें, आप तमिल में करें, किसी भी भाषा के अंदर आप परिवाद कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी भी मोड से कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यदि वेबसाइट के ऊपर जाते हैं अपन, जो nhrc.nic.in है, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन जो है कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का वो ऑप्शन आता है जी, तो ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं उसके अंदर। तो उसमें न तो कागज का कोई जरूरत है न कोई और, सबके पास आजकल मोबाइल है। बिल्कुल, हाँ। तो आप उसी के ऊपर अपना जो परिवाद है उसमें भी 2 ऑप्शन है, क्योंकि जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राष्ट्रीय स्तर के ऊपर है, ऐसे प्रदेशों में भी मानव अधिकार आयोग है। जी सर, मैंने स्टडी की थी तो मुझे पता चला कि 26 स्टेट है जिसमें मानव अधिकार आयोग, 2 नहीं है जो कि मिजोरम और नागालैंड है, शायद 2 में नहीं है, बाकी 26 स्टेट यूनियन टेरिटरी को छोड़ गए। तो यहाँ पे मानवाधिकार राज्य के अपने मानवाधिकार आयोग है, तो उनका भी क्या तरीका होता है, खुद जैसे एनएचआरसी करती वैसे ही या फिर कुछ अलग होता है उनका? देखिए, उनका भी गठन जो है, जो मैंने अधिनियम बताया 1993 का, उसी के तहत होता है जी। और उनको यदि उन्होंने उसमें संज्ञान ले लिया है तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग फिर उसमें कार्यवाही नहीं करता। नंबर 1 जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ये अधिकार है कानून के तहत कि वो उनके पास जो प्रकरण उनके संज्ञान में आए हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। अच्छा, ओके।
तो एक मोड जो मैंने बताया वो ऑनलाइन का बताया। हाँ हाँ बिल्कुल। दूसरा है आप ईमेल से भी कर सकते हैं, हाँ। आप फैक्स भी भेज सकते हैं, आप चिट्ठी भी भेज सकते हैं, अच्छा। आप टेलीग्राम भी भेज सकते हैं, आप जो है खुद आकर के भी आयोग के कार्यालय के अंदर दे सकते हैं, कोई कोर्ट फीस नहीं है उसकी। तो ये ऐसा एक मैकेनिज्म है कंप्लेंट को दर्ज करने का कि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई जटिलता नहीं है। आप अपनी सुविधा के अनुसार जो है उसमें कीजिए, किसी वकील की जरूरत नहीं है। आपको सामान्य जानकारी देनी होती है जो जरूरी होती है कि आप कौन है, किस तरह से आपका मानव अधिकार का हनन हुआ, आपका पता वगैरह, उस तरीके का कीजिए। सर एनएचआरसी ओपन हियरिंग भी करता है, इसके साथ ही कैंप सिटिंग भी इनकी होती है, तो उसमें क्या कुछ होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है करने का? देखिए जी, कैंप सिटिंग और जो ओपन हियरिंग जो कमीशन जो वर्षों से करता है जी, वहाँ पे जैसे मान लीजिए हम गए उत्तर प्रदेश जी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जब गए तो उससे पहले जो है वो वो आ जाता है, अखबार के अंदर आता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग खुली सुनवाई करेगा, ठीक है। तो उनके जितने उनकी शिकायतें हों वो शिकायतें आकर के पंजीकृत हो जाती हैं, तो वो वहाँ पे ओपन हियरिंग में चली आम लोगों की, जिनके आम लोगों की। दूसरा जो प्रकरण माननीय आयोग के विचाराधीन है जी, उनमें से भी जो कुछ उनको आयोग को लगता है कि इनके ऊपर हम वहीं पे विचार करेंगे, वो भी वहाँ पे उन पे सुनवाई होती है जी। अब परिवादी भी वहीं होता है, अच्छा, और जो राज्य के अधिकारी हैं वो भी वहीं होते हैं। तो खुले तौर के ऊपर मतलब देख सकते हैं अपन कि ये इस तरह से सुनवाई हो रही है, और ये बड़ा सफल जो है ये आयोग का ये कदम है, बहुत इसमें बहुत सफलता मिली है। और इसके अलावा अवेयरनेस होती है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जब लोगों को पता चलता है इस चीज का, तो कमीशन उनके दरवाजे में जाता है एक तरह से। अच्छा सर, चुनौतियों की बात करते हैं, चैलेंजेस की, क्योंकि हमने देखा है मानवाधिकार आयोग से खुद पुलिस वाले भी डरते हैं। खासकर मैंने देखा है कि भाई अगर हम किसी चोर हो या फिर आम इंसान कोई भी जिनको पकड़ते हैं, कोई केस में कुछ भी होता है, तो लोग करते हैं भाई कि हमें बहुत ध्यान से चीज़ें करना पड़ती है क्योंकि मानवाधिकार आयोग का इन पे नज़र होती है। तो अगर हम चुनौतियों की बात करें तो क्या कुछ चुनौतियां आपको सामना करना पड़ता है केसेस में? कुछ ऐसे एग्जांपल भी आप बता सकते हैं सर, जब किसी केस में आप गए हो, कुछ आपको चैलेंजेस लगा हो? मैं जी, आपने ये जो प्रश्न पूछा है जी, इसमें मैं आपको बताऊं कि चैलेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं आपको जी कि यदि मानव अधिकारों का पालन करते हैं हाँ, तो पुलिस के कार्य करने की क्षमता बढ़ती है जी, कम नहीं बढ़ती है, वो एम्पावर्ड होते हैं ज़्यादा हाँ। तो इसलिए उसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ये मिथ है। अच्छा, तो इसको तो हमको निकाल देना चाहिए इसके अंदर हाँ। होता क्या है कि जो गलत कार्य करता है हाँ, और गलत कार्य करने वाले जो है ना वो अपवाद स्वरूप होते हैं, एब्रेशंस होते हैं, उनको लेकर के हमको राय नहीं बनानी चाहिए। देखिए मानव अधिकारों का जो प्रमोशन और प्रोटेक्शन का काम है वो पहली कड़ी जो है वो पुलिस है वो करती है। अच्छा जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इस देश में जो न्याय प्रणाली है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसको रिप्लेस नहीं करता है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये तो कैटलिस्ट का काम करता है उस तरीके का। तो ऐसा नहीं कि ये मानव अधिकार आयोग आया तो बाकी की जो संस्थाएं हैं वो निष्प्रभावी होगी, नहीं, उनका कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो एक तो ये चीज होगी जी। तो ह्यूमन राइट्स की कल्चर देश के अंदर जो शासन तंत्र है उसके अंदर हो तो उससे कार्य के अंदर क्षमता आती है, पहली चीज तो है ये। बिल्कुल, समस्याएं वहाँ आती हैं जब गवर्नेंस का इश्यू होता है। अच्छा, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं कि गोंडा में सर्कस केस था, जो कैलाश सत्यार्थी आपने सुना होगा, उनके ऊपर हमला भी हुआ, उन्हीं के एनजीओ के द्वारा ये परिवाद लाया गया था। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि जो टीम वहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फील्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन के लिए की थी, उसको मैंने लीड किया था। अच्छा, हमने सैकड़ों जो बालिकाएं हैं उनमें माइनर बहुत ज़्यादा थी, उनको हमने वहाँ से मुक्त कराया मानवाधिकार आयोग की टीम ने जी। और उनको किस तरीके से उन पे अत्याचार हुए, मतलब माइनर लड़कियों के मल्टीपल अबॉर्शंस। अच्छा, बाकी अत्याचारों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ यौन अत्याचार भी इतने जबरदस्त जो है एम्प्लॉयर्स के द्वारा जो वहाँ पे जो हुआ, मतलब आप रोंगटे खड़े हो जाते हैं जिस तरह के हुआ था। अब उसमें जो चैलेंज जो सबसे बड़ा आया कि देखिए जुवेनाइल होम नहीं थे वहाँ पे उन दिनों में, 2004 की बात है जी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में लोगों को नहीं पता था, उन विक्टिम्स को इमीडिएट रिलीफ किस तरह से देना है उसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी। ऐसा नहीं कि कार्य करने के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन अवेयरनेस नहीं, तो इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की इनकी जरूरत होती थी। अब नेपाल की बहुत सारी महिलाएं थी, जो बच्चियां थी, लड़कियां, तो उसमें फिर हमने किया कि अब इनके लिए कैसा क्या किया जाए।
तो आप ये देखेंगे कि नेपाल के दूतावास से जो है वो संपर्क हुआ। अच्छा। और नेपाल के दूतावास के जो अधिकारी थे उनको हमने उन बच्चियों की कस्टडी दी। अच्छा। तो एक तरह तो इस तरीके का चैलेंज आता है। एक केस छत्तीसगढ़ का था जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया। उसमें जब हमारी टीमें वहाँ पे गई, उस टीम का मैं भी एक सदस्य था, हम लोगों पे हमले हुए वहाँ पे। तो आपको वो भी चीज़ें होती हैं। एक मुझे प्रकरण याद आता है कि जब एक महिला को उसका बंधक बनाया गया जी, उसका यौन शोषण किया गया, उसमें पब्लिक सर्वेंट्स भी शामिल थे और उसको एक तरह से सब्जी की तरह बेचा गया। अच्छा। और उस प्रकरण के अंदर जब मैं डिपोज करने प्रोसिक्यूशन के विटनेस के लिए तो धमकियां मिली कि मार देंगे हम। इस तरह का भी ये स्वाभाविक है। ये चीजें जब आती है इस मामले में सर आप लोग क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए, मानवाधिकार आयोग ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया। उन्होंने जो तत्कालीन जिलाधीश जो आप डीएम जो होते हैं उनको, एसपी को जो है हमारी सुरक्षा के लिए उन्होंने लिखा, उनको कहा आप सुनिश्चित करेंगे, और सुनिश्चित की गई। और आपको खुशी होगी इस चीज की कि ये ऐसा केस था जिसके अंदर जितने अपराधी थे, जिनके पावरफुल अपराधी थे, उनको 5-5 साल का सश्रम कारावास हुआ। बस एक अब हम दोषियों पे ही आते हैं सर, कि जैसे कि हमने बात कर लिया कि आम इंसान को अगर कंप्लेन करना है मानवाधिकार से तो कैसे कर। सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। इवन इन्होंने ये भी बताया कि खुद आम लोगों के लिए हियरिंग भी होती है, ओपन हियरिंग भी होती है। लोग एनएचआरसी के खुद जो सदस्य हैं, माननीय जो सदस्य, वो जाके हियरिंग करते हैं आम जनता के बीच में। अब सर सवाल है दोषियों, अगर वो दोषी पाए जाते हैं मामले में, तो उनको किस प्रकार से सजा दिलवाती है एनएचआरसी की टीम? बहुत सुंदर प्रश्न है अमित जी आपका। देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है, मानव अधिकार के उल्लंघन का जब प्रकरण जो है वो प्रथम दृष्टया साबित हो जाता है जी कि हाँ इसमें उल्लंघन हुआ है, ठीक है। तो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, उसकी जो धारा 18 जो उसका है, सेक्शन 18 जी, उसमें कंपनसेशन का जो है वो प्रोविजन है। सेक्शन 18 वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जी। तो उसमें मॉनेटरी कंपनसेशन विक्टिम को, या मृतक है तो उसके नेक्स्ट ऑफ किन को जो है वो उसकी अनुशंसा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। ये तो हो गया मॉनेटरी पार्ट जी। अब ये लगता है जैसे कस्टोडियल डेथ केस था जिसकी मैंने जांच की, उसमें ये आया कि पुलिसकर्मी दोषी हैं इसके अंदर, पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई, उसको बहुत बुरी तरह पीटा गया था उसको। उस केस के अंदर आप देखिए कि लीगल एक्शन भी हुआ और डिपार्टमेंटल एक्शन भी हुआ। तो 3 तरह की चीजें होती है। तो कंपनसेशन का हो गया। तो किसके माध्यम से होता है? एनएचआरसी खुद करते हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से, या फिर कैसे होता है? ऐसा है जी कि स्टेट जो है जी उसको कहा जाता है, चीफ सेक्रेटरी को शो काज नोटिस दिया जाता है। तो राज्य सरकार जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा के ऊपर वो जो आर्थिक मुआवजा है वो उनको देती है पीड़ितों को जी, ठीक है। डिपार्टमेंटल एक्शन भी वही लेते हैं जी, लीगल एक्शन भी वही लेते हैं। और कुछ प्रदेशों में ये है कि जो राज्य सरकारें हैं मुआवजा देने के पश्चात जो दोषी पब्लिक सर्वेंट्स हैं उनसे रिकवर करती है। अच्छा। और सबसे बड़ी खूबी मैं एक चीज बताऊं आपको, जो अभी वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जी, आपको ज्ञात होगा पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे जी, और इन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया। बिल्कुल। अच्छा। एक प्रकरण था जिसके अंदर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुशंसा की और राज्य सरकार ने उसका पालन नहीं किया। अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें पूरे इस अधिनियम की जो धाराएं हैं उसकी व्याख्या हुई और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अनुशंसा की है, रिकमेंडेशन की, वो बाइंडिंग है, आपको मानना पड़ेगा, आप उसको लेकर के बैठ नहीं सकते। यू हैव टू कंप्लाई विद अनटिल अनलेस आप हमसे यानी कोर्ट से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से कॉन्ट्रेरी ऑर्डर लो उसका। तो ये उन्होंने इसको इतना सशक्त बनाया है इस चीज को। तो ये उस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, लेकिन आज ये प्रेसिडेंट बना हुआ है। बिल्कुल। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी न्यायपालिका ने भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को और जो जितने उसमें अधिनियम के उपबंध हैं जी, उन सबको मजबूती प्रदान की है। सर मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं एनएचआरसी की वेबसाइट पे भी गया था, तो मैंने देखा कि अभी हालिया रिपोर्ट अगर हम बात करें तो नवंबर 2022 का दिखा रहा था, जो फ्रेश केस आए हैं 7,760 के करीब हैं। और अगर हम केस जो डिस्पोज्ड हो गए हैं, चाहे पुराने हो नए, टोटल मिला के इस महीने की इन्होंने दिखाया 8,717।
विचाराधीन जो अंडर कंसिडरेशन है केस है वो है लगभग 14,394 है। और इस साल करंट ईयर की बात करें 2022-23 को मिला के तो इन्होंने लिखा है कि 79,610 मामले अभी तक आए। तो मेरा सवाल ये है कि इतनी व्यापक व्यवस्थाओं की जो हमने चर्चाएं की, इसके बावजूद भी देश में मानवाधिकारों का हनन नहीं रुकता है। तो इस पे और भी क्या क्या चीजें की जा सकती है इस चीज को लेकर? देखिए, जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो शुरुआती साल में हमको 393 के करीब शिकायतें मिली थी। आज स्थिति ये है कि एक साल में 1 लाख से ऊपर जो है वो परिवाद मिलते हैं जी। मैं ये नहीं कहता कि उस समय उल्लंघन कम होते थे, अब ज्यादा होते हैं, जागरूकता बढ़ी। अच्छा। और आप देखिए कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो, मैं स्वीकार करूंगा इस चीज को, मुझे कोई झिझक नहीं है ये स्वीकार करने में कि स्टाफ की बहुत कमी है वहाँ। अच्छा। ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स की बहुत कमी है, उससे जूझते हुए भी वो इतना कार्य कर पा रहे हैं। तो एक तो ये कि डिस्पाइट कॉन्स्ट्रेंट ऑफ रिसोर्सेज दे आर परफॉर्मिंग। इतनी ज्यादा परिवाद आ रहे हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो इस इंस्टीट्यूशन के अंदर शो करता है। अब आपने व्यापक स्तर के ऊपर जो बात की उसमें देखिए ऐसा है कि मंदिर को पुजारी पूजवाता है जी, ठीक है। तो हम जैसे लोग जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, हमको एक तो कर्मठता के साथ में काम करना होगा, माननीय आयोग के निर्देशन, एक काम तो हो गया जी। दूसरा, आम नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो अधिकारों की बात तो करें, लेकिन जो मूलभूत हमारे कर्तव्य हैं उनका भी ध्यान रखें। यानी राइट्स के साथ हमें ड्यूटीज की भी ध्यान। यदि हम ड्यूटीज का ध्यान रखेंगे तो वायलेशंस कम होंगे। आप ये देखेंगे कि पुरातन, ये जो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट है नया नहीं है। आप यदि पुरातन समय के अंदर यदि आप जाएंगे तो व्यक्ति का, समाज का, राज्य का, इनके सभ्य के जो कर्तव्य थे वो धर्म में निहित थे। अच्छा। राजा को भी राज करने का अधिकार तब तक था जब तक वो धर्म का पालन करता हो। तो ह्यूमन, ये राइट्स कहाँ से आए? राइट्स तब आए जब ये संतुलन बिगड़ा। तो यदि हम अपनी ड्यूटीज अच्छी तरह से करेंगे तो राइट्स के जो वायलेशन है वो अपने आप कम होने लगेंगे। इसके लिए हमको मानव अधिकार संस्कृति, जो ह्यूमन राइट्स कल्चर है, वो हमको डेवलप करना पड़ेगा, हमको जागरूकता करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी जो चीज ये है कि जो गवर्नेंस का जो इशू है वो एड्रेस करना पड़ेगा। जिस दिन गवर्नेंस का इशू एड्रेस हो गया इस देश में, मैं समझता हूँ कि हम मानव अधिकारों के को सुनिश्चित करने के क्षेत्र में हम बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि हासिल करेंगे। बिल्कुल। अंतिम सवाल सर मेरा आपसे, चूंकि हमने शुरुआत में विश्व मानवाधिकार दिवस से की थी तो मैं चाहूँगा कि इसका अंत भी विश्व मानवाधिकार दिवस के प्रश्न से ही हो। तो इस बार के विश्व मानवाधिकार जो दिवस है, इसका जो थीम बनाएंगे, हर साल थीम होते हैं, तो इस बार भी थीम है कि डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस थीम को लेकर आप क्या कहेंगे और जो इंसान है, जो आम इंसान, उनको क्या कुछ मैसेज देंगे आप? देखिए, डिग्निटी जो मानवीय गरिमा है जी, वो संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई है और कहीं नहीं मिलेगी आपको संविधान प्रस्तावना में। और प्रस्तावना में यदि कोई चीज होती है, संविधान की आत्मा है प्रस्तावना। बिल्कुल। तो इसलिए मानवीय गरिमा सर्वोपरि है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देखेंगे, वो कहते हैं जीने का अधिकार पशुवत जीने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल। राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो डिग्निटी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, हम परस्पर एक दूसरे की इज्जत करें, हम किसी को हीन भावना से नहीं देखें, एक ही हो गया। फ्रीडम जो है, आप यदि अनुच्छेद 21 यदि देखेंगे, बहुत व्यापक है उस तरीके से। तो हम किसी को उस तरीके से नहीं, मतलब व्यक्ति अपना विकास करे, बिल्कुल आगे बढ़ करके एक उस तरीके का जो है ना वो आगे बढ़े सारा का सारा। और जस्टिस फॉर ऑल, ये तो इसमें एक चीज ऐड करूंगा जी, बिल्कुल, कि आम नागरिक की अपेक्षा जो रहती है वो ये होती है कि उसको जस्टिस मिले। जजमेंट जो है, यदि उस जजमेंट में यदि जस्टिस नहीं है तो वो बेमानी है। उसको न्याय मिले, वो न्याय के लिए जो है वो आतुर रहता है। बिल्कुल। उन सबकी हम आशाओं पे खरा उतरे। हम सभी समाज के जितने अंग हैं, मीडिया जो है वो बहुत बड़ी अपनी भूमिका अदा करता आया है। और मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करके न केवल अवेयरनेस फैलानी चाहिए, बल्कि एक तरह से मानव अधिकारों के जो संरक्षण के अंदर जो है, उसके प्रिजर्वेशन के अंदर जो है, उसके प्रमोशन और प्रोटेक्शन के अंदर जो है अपनी महती भूमिका निभानी चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े एपीएन के साथ अपने बातचीत की। और आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी बातचीत पसंद आई होगी।
और जो आपके कुछ प्रश्न भी होंगे कि कैसे क्योंकि मैं कई लोगों से बातचीत किया था तो पता चला था कि भाई कैसे कंप्लेन करते हैं, क्या कुछ होता है, कैसे सजाएं मिलती हैं, तो सब हमने बातचीत की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातचीत पसंद आएगी। फिलहाल आप देख रहे हैं एपी न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।